Hello student, welcome to the fifth lecture of nitrogen family, that is group number 15. We are in a chapter of P block elements. We have already completed 4 lectures of group number 15 and this is the fifth lecture of your group number 15, that is nitrogen family. In this lecture we are going to talk about only nitric acid. ठीक है, in very much detail नाइट्रिक एसिड के बारे में ही बात करेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में एक्वा रेजिया में क्या रोल होता है, गोल्ड और प्लैटिनम के साथ कैसा डिसॉल्व होता है, प्रिपरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑसवाल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे. सो दिस इज बेसिकली ओनली योर नाइट्रिक एसिड का लेक्चर. इसमें मैं पूरा जो भी आपके एंट्रेंस लेवल के अंदर नाइट्रिक एसिड है उससे थोड़ा प्लस और रखेंगे अपन इसको. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद नाइट्रिक एसिड. बेसिकली देयर आर टू ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्सी एसिड्स तो बहुत सारे हैं बट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किसको मानते हैं, नाइट्रिक एसिड को. So oxy acids of nitrogen. If we talk about oxy acid of nitrogen, the first oxy acid is HNO2, जिसको आप लोग बोलते हो नाइट्रस एसिड. इसको हम बोलेंगे नाइट्रस एसिड. ये भी इंपॉर्टेंट है बट अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड. HNO3 is also known as नाइट्रिक एसिड. इसमें नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +5 में है. सो स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो प्रिपरेशन में हमारे पास में दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज लेबोरेटरी मेथड. लेबोरेटरी मेथड, लैब में ये कैसे बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड लैब में कैसे बनाया जाता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो लैब में बनाने के लिए बच्चों इसके यहाँ पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट. सोडियम या फिर पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे विथ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन ग्लास रेटॉर्ट. इसमें बनाएंगे ग्लास रेटॉर्ट में बच्चों. तो स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट लेबोरेटरी मेथड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट विद H2SO4 इन अ ग्लास रेटॉर्ट. नाउ व्हाट इज द रिएक्शन, लेट अस सी द रिएक्शन. इट इज NaNO3 plus H2SO4, nothing but a double displacement reaction only. ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. Na चला जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, तो डेफिनेटली ये जो रहेगा Na2SO4 और ये H जो बचा यहाँ पे NO3 के साथ मिलके क्या बना देगा, 2 मोल्स ऑफ HNO3. सो यहाँ से मिल गया आपको HNO3 प्लस साथ में आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा Na2SO4. तो ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन. स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शियल मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस. तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन ही हो गया कि इंडस्ट्रियली नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस से. किससे, ऑसवाल्ड प्रोसेस से. ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1, ठीक है, एक एक स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू गेट नाइट्रिक ऑक्साइड. सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रिक ऑक्साइड. तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा. प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे. 750 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एंड 6 atm इज द प्रेशर. ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना. और इसका तो कोएफिशिएंट भी बहुत बार लिखने से याद भी हो जाता है, 45 और वहाँ पे 46 आता है. यहाँ पे आपको मिलेगा 4NO और डेफिनेटली वाटर तो अपना अधिकार है यहाँ पे, तो 6 वाटर बनेगा. ठीक है, बहुत बार लिखने की वजह से ये रिएक्शन मुझे भी अभी याद ही है, कोएफिशिएंट भी याद हो गया. तो यहाँ पे 4NO बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा. अभी ये NO बना, हमको क्या बनाना है बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बनाना है. तो इससे HNO3 कैसे बनेगा, सो लेट अस मूव टू द स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन ऑफ NO to NO2.
NO का ऑक्सीडेशन करके उसको किस में कन्वर्ट करना है, NO2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो NO प्लस O2 गिव्स व्हाट, NO2। अभी यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो विल राइट हियर 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, सो 2NO2। सो यहाँ पे इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। सो नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड में। सो कन्वर्जन ऑफ NO2 टू HNO3, इसको HNO3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुनना बच्चों, NO2 को आप क्या करोगे, सिंपली यू विल ऐड इट टू वाटर, वाटर में ऐड कर दो इसको। तो पहली बात तो मुझे बताइए, एक एसिडिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड दो थे, याद करो, बताओ मुझे कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड थे नाइट्रोजन के, दो थे, एक तो N2O था और एक NO था। ये एसिडिक ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +4 है। तो बताओ इसका एसिड क्या बनेगा, एसिड +4 वाला कोई एसिड है ही नहीं बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 में है और यहाँ पे +5 में है, तो डेफिनेटली +4 वाला तो कोई एसिड है नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, जब भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड पॉसिबल नहीं है तो डिस्प्रपोर्शनेशन करवा दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HNO2 प्लस क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा, HNO2 प्लस HNO3। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +4 से +3 में भी गया और +5 में भी गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। बट हमको पता है कि नाइट्रोजन का जो ये वाला एसिड भी है, इसका भी तो बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो इसका जब डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, ये मैंने आपको पहले ही सिखाया था, इट विल गिव यू HNO3 प्लस NO प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O। तो यहाँ पे जरा देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, हाइड्रोजन 3 हो गए, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 6, तो 6 है। और यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो 2NO का 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वापस से देखो ना, हमको वैसे भी नाइट्रस एसिड तो चाहिए नहीं था, और ये तो नेचर बाय नेचर ही बच्चों क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। सो ये दोनों रिएक्शन क्या है, दे आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक एक चीज बेटा आपने को कवर करनी है। ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जांपल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। और यहाँ से जो हमको देखो यहाँ पे NO मिला है, वापस जो NO यहाँ पे मिला है, ये वापस इधर चला जाएगा, ये वापस इधर चलेगा, NO2 में कन्वर्ट होगा, फिर ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ वेस्ट नहीं निकलने वाला है। जो वेस्ट यहाँ पे जैसे हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि NO फॉर्म हुआ, इसको वेस्ट के फॉर्म में चला जाएगा, नहीं, ये वापस देखो साइकिल फॉर्म में चलते रहेगा। इसके लिए तो इसको इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब क्या होता है, मिनिमम आप रिएक्टेंट से मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल सको, वो मेथड हम लोग डिजाइन करते हैं। सो यहाँ से जो आपको HNO3 मिलता है, इसके अंदर वाटर भी है, तो यहाँ से जो HNO3 मिलता है वो होता है 68%, 68% बाय मास होता है, और इसके अंदर 32% क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। अगर 32% वाटर है, ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल सकते हैं, अजियोट्रोपिक मिक्सचर। नाउ फर्दर अगर आप उसको वाटर के क्वांटिटी को कम करना चाहो तो हम क्या करेंगे, नाउ 98% बाय मास, इसको अगर आपको 98% तक लेके जाना है, 98% बाय मास HNO3 can be obtained by dehydration, by what बच्चों, dehydration, और by dehydration मत बोलो, dehydrating with concentrated H2SO4। जो मैंने पहले भी बोला था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम लोग H2SO4 को यूज नहीं कर सकते, P4O10 को यूज नहीं कर सकते, एनहाइड्रस CaCl2 को यूज नहीं कर सकते, वहां पे CaO यूज किया था। बट यहाँ पे आराम से आप यूज करते हो, बिकॉज ये भी एसिड और ये भी क्या है बच्चों, एसिड ही है, ठीक है। तो ये है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सब एक एक करके क्वेश्चन ही है। जो परसेंटेज वाइज बनता है वो कितना होता है, 68% बाय मास। तो स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ कि जब हम लोग सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कौन सा चैप्टर, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे बहुत बार खाली ऐसा ही स्पेसिफाइड ही होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर यहाँ पे तो हमको परसेंटेज तो दिया ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करें, हमको कैसे पता। तो ये ना बी ब्लॉक में सिखाया जाता है
कि जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बोला जाता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं, अगर उसका स्पेसिफाइड परसेंटेज नहीं है तो 68% बाय मास है, तो 68% बाय मास है तो 32 ग्राम्स क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना, बिकॉज जब हम लोग सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि इतना मोलार सोल्यूशन बनाना है तो कितना मास लेना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखना है। जनरली बहुत सारे बुक्स में 70% भी दिया था, बट एग्जैक्ट नंबर इज 68। अगर कुछ नहीं स्पेसिफाइड है तो आप 68 लेना, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज की तरफ बात करें तो इट इज अ कलरलेस लिक्विड, इट इज अ कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है ना। ये कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट नंबर में बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये तो याद नहीं रखना है। मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चों वो 231 केल्विन है, 231 केल्विन, ठीक है। याद रहे तो ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है 355, नो नीड टू रिमेंबर, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। 355 केल्विन, चलो रेडी। ये हो गया इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो जो लेबोरेटरी ग्रेड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, लेबोरेटरी ग्रेड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है इज 68% बाय मास, वो 68% बाय मास होता है, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1.504। नो नीड टू यूनिट, नो नीड ऑफ यूनिट बिकॉज वो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, राइट। अगर मैं बात करूं गैसियस स्टेट में, इन गैसियस स्टेट it exists as a planar molecule, a planar molecule, planar molecule के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, HON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नो नीड टू राइट देन प्लस एंड माइनस। अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, नाइट्रिक एसिड। इसमें देखो अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये वाला हाइड्रोजन की, तो ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर का ऑक्सीजन आता है, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके वजह से इसके अंदर एसिडिक नेचर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। Students, next property, that is property number 4, is aqueous solution of nitric acid is strong acid, or aqueous solution of HNO3 is strongly acidic। क्यों strongly acidic होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग HNO3 को पानी में डालें बच्चों, वाटर, राइट, तो इट विल गिव यू व्हाट, H3O प्लस, प्लस क्या बनाएगा, NO3 माइनस, करेक्ट। तो ये तो हो गया बच्चों आपका एसिड रीजन, एसिड आ गया। ये जो नाइट्रेट आयन है इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे हो जाएगा, ये है आपका कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर, करेक्ट। एसिड अपना प्रोटॉन लूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है, सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर आपने ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखे हैं तो थर्ड चैप्टर में GOC2 में मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सो दिस इज हाईली स्टेबल। तो अगर ये हाईली स्टेबल है बच्चों तो डेफिनेटली बच्चों ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रांगली एसिडिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, फोर्थ के बाद मेन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, आरपी ट्रिक्स है, ये बहुत इजी लगेगा। मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बट मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक्स से सिखाऊंगा, बहुत इजी लगेगा। तो 1-2 मिनट वीडियो को पॉज कर रहा हूं मैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी वो टी टाइम था मेरा चाय पीने, ठीक है।
चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बोर्ड्स में और एंट्रेंस में तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा स्लोली लेके जाएंगे। मैं HNO3 के ऊपर ही एक स्पेशल लेक्चर है बनाने का कारण सिर्फ ये है कि बच्चों इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी बहुत बार आपको पता है HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इवन टोल्यूइन को भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, और इवन जो आपका शुगर होता है उसको किसमें ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो वो भी सब देखेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी HNO3, थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। HNO3 इज अ powerful oxidizing agent and it oxidizes most of the metals, non-metals and metalloids बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को भी ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेप्ट मेन जो दो एलिमेंट है वो है गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये दो एलिमेंट, और भी थोड़े एलिमेंट है बट हम लोग उनके बारे में डिस्कस करें बिकॉज वो हैवी एलिमेंट्स है तो उनका वैसे भी यूज कम ही है। तो गोल्ड एंड प्लैटिनम के ऊपर इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, जिसके हम लोग एक्वा रीजन लास्ट में उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। नाउ HNO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जो MCQ के फॉर्म में भी पूछी जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन three conditions. Number one, concentration of acid, first one. दूसरा, it depends upon temperature. तीसरा, it also depends on nature of metal. metal के ऊपर भी डिपेंड करता है। So अगर आपको MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया the product of oxidation using HNO3 depends on which of the following? Option A, concentration of acid, number 2 temperature, number 3 nature of the metal, and last option दिया है all of the above। तो definitely you will take all of the above। आराम से जाते हैं slowly, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा डीप में है तो आप ब्रेक लेके फिर देखना, बिकॉज ये टॉपिक में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला ना आप लोग के साइड से चाहता हूँ कि आप थोड़ा भी इसमें थोड़ा कम ध्यान दें, ऐसा नहीं मैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ट्रिक्स बनाए तो वो आप सब डाउनलोड करने वाले, मतलब आप लोग को डाउनलोड करना है अपने ब्रेन में, मुझे डाउनलोड करवाना है आपके ब्रेन में। वीडियो तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं आपके फ्रीडम है, बट ये आपके ब्रेन में डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है ना। मोबाइल में डाउनलोड होते हैं, मोबाइल तो एग्जाम में अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अभी थोड़े से RP ट्रिक्स आपको याद रखने, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो रिएक्शन के बाद ये हमेशा NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। I'll repeat, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है तो वो हमेशा रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, NO2 में। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NO में। डाइल्यूट HNO3 लूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO में। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लूं तो एक और पॉसिबिलिटी है, वो कन्वर्ट हो सकता है N2O में। मेजर तो यही है, दो मोस्ट कॉमन यही है, बट ये भी एक याद रखना है एक स्पेशल केस में, मतलब इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मेटल, मतलब इसमें मेटल अलग अलग होगा, वो मैं ट्रिक्स में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया है वेरी डाइल्यूट HNO3, तब वहां पे आपका कंपाउंड बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ये सब चीजें इस तरीके से जब बताई जाती है तो बच्चों अपने को आगे बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो बच्चों वो देगा आपको NO2, और जनरली ये रिएक्शंस इसमें नॉन मेटल्स के केस में तो ये रिएक्शन होगी, नॉन मेटल के केस में तो हमेशा NO2 ही बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में। यहाँ पे बच्चों मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा, मेटल अलग अलग हो सकता है, ये वाली रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको पहले आप बैलेंस करना सीख लें तो फिर हम लोग आगे बहुत आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलो मैं अगर आपको इनको बैलेंस करना सिखा दूं सबसे पहले, चलो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट वाले रिएक्शन की बात करें, HNO3 देखना ध्यान से, HNO3 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NO2। चलो
इसको बैलेंस करिए। नाइट्रोजन कितना है, एक है, ठीक है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, तीन है, इधर एक कम है, तो विल राइट हियर H2O, करेक्ट, H2 हो गया। अभी आप बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक H प्लस आ जाएगा, और जैसे एक H प्लस आएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अभी कैसे, हाइड्रोजन दो है, दो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, तीन है, दो यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +5 में था, यहाँ पे +4 में था, तो चेंज कितने से हुआ, एक से हुआ। तो देखो एक से चेंज हुआ तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे, ठीक है ना। तो आपको ये स्केलेटन रिएक्शन याद रखनी है, याद रखने इन द सेंस अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना ही आना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें डाइल्यूट HNO3 की, ठीक है, HNO3 getting converted into NO। तो अभी आप बताओ, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे दो H2O लिखने पड़ेंगे। जब मैं दो H2O लिखूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन चार है, यहाँ पे एक ही है, तो 3H प्लस आएगा। जैसे 3H प्लस लिखूंगा 3 इलेक्ट्रॉन्स भी आना चाहिए, तो इसको जस्टिफाई करो। नाइट्रोजन यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 में, यहाँ पे किस में है, +2 में, तो चेंज कितने से आ रहा है, 3 से आ रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड रिएक्शन की बात करें, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा किस मेटल में क्या होता है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी। दिस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू N2O, N2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे दो है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 करते ही बच्चों यहाँ पे दो नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 H2O लिखूंगा, 5 H2O लिखूंगा तो 10 हाइड्रोजन हो गए, 10 हो गए, तो यहाँ पे 8 H प्लस आएंगे। जब यहाँ पे 8 H प्लस आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए बच्चों। समझ में आ रही मेरी बात, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अगर ये वाला बात हमारा क्लियर हो गया है तो चलो इसको भी ऑक्सीडेशन से भी कर रहे हैं, इसको एन फैक्टर की वजह से, इसका +5 है, यहाँ पे +1 है, तो चेंज कितने से हुआ, 4 से। सर तो 4 से हुआ तो 8 क्यों आ रहा है, तो 8 आने का रीजन क्या है बच्चों, 2 है ना सर, लेकिन आपने तो बोला एक ही मॉलिक्यूल का गिनने का, हाँ बराबर, बट यहाँ पे बन रहा है क्या है, N2O बन रहा है, इस वजह से यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन मैंने लिख दी। अभी ये चौथा रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट मेरे ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। स्टूडेंट्स, चौथा रिएक्शन जो है बेसिकली कैसा होता है, सबसे पहले तो बच्चों अमोनिया ही बनेगा, HNO3 से क्या बनेगा, अमोनिया ही फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, HNO3 से सबसे पहले अमोनिया ही बनता है, करेक्ट। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन, एक एक हो गया, ऑक्सीजन 3 है, तो विल राइट हियर 3H2O, ठीक है। मेरे कंसेप्ट्स को समझो, ट्रिक्स को समझो, कितना अमोनिया एक लिख दिया, और हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन कितने लिख दिया, 3, हाइड्रोजन कितने, 6 और 2 8 है, 8 है, तो इधर एक ही है, तो यहाँ पे कितने H प्लस लिखने पड़ेंगे, 7H प्लस लिखने पड़ेंगे, और 7H प्लस लिखने पड़ेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार वापस देख लो, नाइट्रोजन एक है, NH3 में फॉर्म हुआ, फिर ऑक्सीजन 3 थे तो 3H2O 6 और 9 था, तो 9 था तो इधर एक ही हुआ ना, सॉरी माय मिस्टेक, वापस देखो, हाइड्रोजन कितने, 3 और इधर 6, 3 6 9 हो गया, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, बोलते ही नहीं हो आप लोग, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। बट बच्चों मुझे बता, ये कौन है, बेस है ना, अगर ये बेस है तो और ये एसिड है, तो आपको लगता है ये अमोनिया को जिंदा रहने देगा, नहीं ना, ये कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, सो इट विल फॉर्म NH4NO3। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को अभी ऐड करूँ तो NH3 तो दिखने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो गया बच्चों किसमें, NH4NO3 में, और क्या है जो नहीं दिखेगा, बाकी सब तो क्लियर ही है। सो 2HNO3 plus 8H plus 8 इलेक्ट्रॉन gives, बोलो, NH4NO3 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, 3H2O बनेगा कि नहीं। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी आपकी बैलेंस। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 2 और 8 10 हाइड्रोजन, 4 और 6 10 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन गिनो 6, और यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया बच्चों, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो आपको ये याद रखना है, ये आर्पेट्रिक जो है वही आपको याद रखना है, और वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लोगे तो हमेशा NO2 बनेगा, डाइल्यूट लोगे तो दो पॉसिबिलिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन मेटल, मेटल अलग अलग होगा, जो आगे जाके पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वेरी डाइल्यूट में तो एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, दैट इज NH4NO3। तो अभी अगर अपने को ये याद है तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अपने को अच्छे से नोट्स में लिखना है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपके कंसेप्ट एकदम अच्छे से जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, मैंने देखा है जनरली HNO3 का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत बार कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट हम लोग ने इस ट्रिक से पढ़ा है कि हमको आगे ये इजी लगेगा, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के साथ हमेशा रखना फर्स्ट केस ही होगा आर्बिट्री, हमेशा रखना। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नॉन मेटल है, जैसे बहुत ही कॉमन जो नॉन मेटल्स है वो हम लोग को याद ही रखना है, जैसे आयोडीन है तो आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा HiO3 में, आयोडिक एसिड, उसके बाद में फास्फोरस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, कार्बन है, ये तो कोई भी आप रेफरेंस बुक ले लो इनमें सब में दिया होगा, यहाँ पे आप H2CO3 लिख सकते हो, बट H2CO3 हम सबको पता है इट इज अनस्टेबल, इट विल ब्रेक अप इनटू CO2 एंड H2O, ठीक है ना। उसके बाद में अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये सब कंपाउंड्स अपने को याद ही रखने, और हाँ अभी अगर कोई बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स है तो उनको बेटा रिएक्शन भी लिखना सिखा सकता हूँ। और अगर हम लोग मोल कंसेप्ट की बात करें तो वहां पे आपको कैसा होगा कि आयोडीन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 गिव्स फलाना ड्रीम का जो भी कंपाउंड आपको पता होना चाहिए। एंड अगर समझो गैस फॉर्म हो रहा है तो सबको पता है ये कौन से कलर का गैस है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ब्राउन गैस है, तो एक ब्राउन गैस फॉर्म हुआ, प्रिडिक्ट करो कितना अमाउंट में ब्राउन गैस हुआ, कितने मोल्स फॉर्म हुए, कितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ। तो बच्चों उसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, पी ब्लॉक के रिएक्शन आने चाहिए। तो हम लोग का केमिस्ट्री में सबसे बड़ा विडम्बना ये है, विडम्बना मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मोल कंसेप्ट पहले सीखते हैं, बट मोल कंसेप्ट अगर सच बोले तो उसमें डीएनए ब्लॉक के भी रिएक्शन आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के भी रिएक्शन आते हैं, पी ब्लॉक के तो बहुत भर भर के रिएक्शन आते हैं, तो वहां पे मोल कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। सो इट इज एडवाइस, एक एडवाइस दूंगा बच्चों कि अगर आपको मोल कंसेप्ट और अच्छा करना है तो डेफिनेटली आपका तो मोल कंसेप्ट हो चुका होगा, पी ब्लॉक, रेडॉक्स रिएक्शन एंड डीएनए ब्लॉक के रिएक्शंस पढ़ने के बाद आप मोल कंसेप्ट को अटेम्प्ट करो, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। मोल कंसेप्ट आपके लिए सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा अगर ये 3 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, रेडॉक्स और डीएनए ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। थोड़ा अगर आप चाहो तो एस ब्लॉक भी कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर हम लोग को इसके रिएक्शंस तो बताए ही नहीं आपने, अभी ये रिएक्शंस में कोई दम ही नहीं बेटा, रिएक्शंस बहुत इजी होने वाले हैं, मैं बताऊं कैसे। अगर आपको किसका रिएक्शन करना है, आयोडीन का रिएक्शन करना है, देखो कितना इजी हो जाएगा, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। आयोडीन का रिएक्शन करो किसके साथ, HNO3 के साथ। तो बच्चों आप बताना आयोडीन से क्या बन जाएगा, यस HiO3 बन जाएगा, और HNO3 से क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, खत्म। अब इसको बैलेंस करो, खत्म। बैलेंस कैसे करेंगे देखो जरा, बैलेंस करने के लिए आप बता, आयोडीन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आयोडीन किस में गया, +5 में, तो चेंज कितने से हुआ, 10 से, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे +5 था, वहां पे +4 में गया, तो n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अभी क्रॉस करो, तो जब आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अभी बैलेंस करो, यहाँ पे आयोडीन 2 है तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए आपको, 2 लिखना चाहिए। उसके बाद में नाइट्रोजन कितने हैं, 10 है, सो विल राइट हियर 10 NO2। हाइड्रोजन कितने हैं बोलो, 10 है, तो विल राइट हियर 5H2O। सर ये आपको कैसे आ गई रिएक्शन, कैसे आ गई मतलब बहुत इजी है, मैं आपको अगर इसको दूसरे ट्रिक से सिखाऊं, अगर मैं इसको ब्रेक करके सिखाऊं मैकेनिज्म वाइज, तो बच्चों वो भी देख लेते हैं हम लोग। ध्यान देना आपको, आप बताओ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करें तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए थी, ध्यान से सुनना। HNO3 plus H plus electron gives what, NO2 करेक्ट, प्लस what, H2O। ये रिएक्शन तो हमको पता ही है। अभी आप बताओ, ये रिएक्शन तो हो ही गई। अभी अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन किस में कन्वर्ट हुआ है बोलो, आयोडीन कन्वर्ट हुआ है बच्चों HiO3 में। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट था, आयोडीन कन्वर्ट हो गया, HiO3 में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए बोलो, 2 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, करेक्ट, 2 लिख दिया मैंने। अभी अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो बताओ यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है ना। अगर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 6 ऑक्सीजन ही होने चाहिए। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6H2O। क्या लिखेंगे बच्चों, 6H2O लिखेंगे। और अगर मैं 6H2O लिखता हूँ
तो फिर आगे यहाँ पे क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने गिनो 12 है। अगर यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे कितने 10 H प्लस लिखना चाहिए हमने। अगर यहाँ पे 10 H प्लस लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 10 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। क्यों लिखने पड़ेंगे, बिकॉज आयोडीन यहाँ पे 0 से +5 में जा रहा है, तो 0 से +5 में जा रहा है तो 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 10 हो जाएगा, बराबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ अभी, ठीक है, तो आप ऐड नहीं कर सकते, ऊपर वाले रिएक्शन को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, तो हमारा यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है, हाँ गड़बड़ किया है बच्चों, देखो पता चल गया मैकेनिज्म लिखते, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर ऑलरेडी थे, मैं वही सोच रहा था 10 और यहाँ पे 8 और ये 2 10, तो यहाँ पे 4H2O आएगा। ऑक्सीजन गिनो 30 है तो यहाँ पे 6 और ये 20, 26 + 4 30, परफेक्ट है। तो जब आपके रिएक्शन में भी गड़बड़ होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ अबू, यहाँ पे सॉरी अबू ने, यहाँ पे 4H2O बच जाएगा, 10H प्लस कैंसिल, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट बच्चों, I2 प्लस 10HNO3 gives 10NO2 या फिर 2HIO3, मेन प्रोडक्ट पहले लिख देते हैं, फिर 10NO2 बनेगा, बस ये हो गया, और यहाँ पे कितने वाटर बन जाएंगे 4H2O। सो दिस इज योर रिएक्शन। अगर मैं आपको रिएक्शन को ब्रेक करके समझाऊं तो मैं देखो, मैं आपको एक बात बोल दूं, हर रिएक्शन ऐसे लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अननेसेसरली, फिर लेक्चर्स के ऊपर लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, बट मैं इतना श्योर करूंगा कि समझो 10 रिएक्शन जैसे हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 रिएक्शन आपको लिख के ऐसे बता दो ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बिकॉज मैंने देखा है इनऑर्गेनिक ये एक ट्रेंड बना दिया है बच्चों ने कि अरे रटना है, नहीं, आप समझो अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर करो तो ही आपको अच्छे से इनऑर्गेनिक समझ में आएगा। तो मैं 1-2 रिएक्शन और लिख के आपको बताता हूँ, फिर आप लोग भी 1-2 प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो आयोडीन के साथ में हमने रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। अगर हम लोग फास्फोरस के साथ रिएक्शन करें, ठीक है, मैंने ये वाला पार्ट इरेज नहीं किया है, ये चारों जो ट्रिक्स है मतलब नॉन मेटल के साथ हमेशा याद रखना, हमेशा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का ही रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा एंड दैट विल फॉर्म ओनली NO2, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन करूं फास्फोरस के साथ तो ये हो जाएगा P4 प्लस HNO3, तो P4 प्लस HNO3 विल गिव यू व्हाट, P4 प्लस HNO3, P4 का तो हो जाएगा H3PO4, P4 का तो कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4, छोटा लिखना पड़ेगा वरना जगह नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो P4 का जो रिएक्शन करेंगे तो P4 प्लस HNO3 विल गिव यू H3PO4 और HNO3 का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, NO2 में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना, इसको मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा, n फैक्टर से भी करके बताऊंगा और वो जो मैंने डिवाइड किया था मैकेनिज्म वैसे भी करूंगा, फिर आप लोग को कार्बन का करना पड़ेगा और सल्फर का आपको खुद से करना है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं n फैक्टर की बात करूं तो फास्फोरस यहाँ पे 0 था, यहाँ पे फास्फोरस जो है वो प्लस किसमें है बच्चों, 5 में है, तो चेंज कितने से हुआ, 5 से हुआ, बट फास्फोरस के एटम कितने हैं, 4 है, तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा। अगर मैं इसके n फैक्टर की बात करूं तो +5 है, +4 में कन्वर्ट हुआ, तो चेंज कितने से हुआ, 1 से हुआ, सो यहाँ पे आपको 1 लिखना है और यहाँ पे आपको 20 लिखना है। अभी डेफिनेटली अगर मैं इस रिएक्शन को इस मेथड से बैलेंस करा रहा हूँ तब तो ठीक है, बट अगर नॉर्मल मेथड से बैलेंस कराऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को जग सुना लगेगा बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा उनको फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की, तो फास्फोरस के आगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, नो नीड टू राइट एनीथिंग। फास्फोरस के एटम्स 4 है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखूंगा। नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, 20 है, सो विल राइट हियर 20 NO2, ठीक है ना। अगर 20 NO2 लिखता हूँ प्लस मुझे पास अधिकार है मुझे क्या लिखने का, वाटर को बच्चों। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 20 है, पहले हमने मिस्टेक की थी वहां पे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे 12 तो ऑलरेडी हो गए, तो बचे कितने, 8 ही बचे, तो विल राइट हियर 4H2O। अभी एक एलिमेंट बैलेंस करना बाकी है ऑक्सीजन, बट वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा अगर अपने सही रिएक्शन लिखा है तो। 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 = 40 प्लस 16 56 56 प्लस 4 60 हो गया बैलेंस।
करेक्ट है। तो इस तरीके से आप बैलेंस लिख सकते हो। अभी अगर आप बोलोगे, अभी मैं आपसे वही क्वेश्चन वापस पूछता हूँ कि ये रिएक्शन जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो डेफिनेटली आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये 20 यहाँ पे 4, बहुत सारे बच्चे तो वो याद भी करेंगे 120 420 ऐसे। तो बच्चों वहां पे गड़बड़ क्या होती है, फिर आप भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैं बोलूंगा एक रिएक्शन थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन है, किसको किसको याद करेंगे। तो एक ही बात याद रखें, आर्बिट्रिक्स से पढ़िए, आर्बिट्रिक्स से पढ़िए, आपको बहुत इजी लगेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक और फिजिकल तो हम लोग पढ़ते ही है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, देखा होगा जब मैं ऑर्गेनिक सिखाता हूं तो बच्चों उसमें हर एक रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म के साथ पढ़ते हैं। फिजिकल में हम लोग हर कंसेप्ट के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो मैं ऑफलाइन में करवाता ही हूँ। ठीक है, बट हम लोग इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे मैकेनिज्म के अंदर कंसेप्ट्स को ढूंढेंगे। ठीक है, चलो। तो अगर मैं इसको मैकेनिज्म में डिवाइड करके आपको समझाऊं कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो फिर इसको कैसे समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताओ, HNO3 की बात करें तो फर्स्ट कौन सा रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वाला ही लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाला ही होगा वो हमेशा। एक इलेक्ट्रॉन गिव्स NO2 प्लस H2O, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है वो बाद में देखेंगे। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो P4 कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, H3PO4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, सो विल ऐड 4H2O। 4H2O ऐड करते हैं, हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे 3 है तो 5H प्लस, 5H प्लस लिखते ही 5 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। करेक्ट, तो रिएक्शन अभी बैलेंस हो गया। देख लो फास्फोरस कितने होने चाहिए थे, 4, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे फास्फोरस 4 होने चाहिए। और ऐसे ही जहाँ पे फास्फोरस 4 लिखोगे आप लोग, जैसे ही फास्फोरस 4 लिखोगे तो वहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16H2O लिखेंगे। 16H2O लिखेंगे तो 32 हाइड्रोजन है, 32 क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 ही है, तो 20 हाइड्रोजन बाकी है बच्चों, तो 20H प्लस लिखेंगे। 20H प्लस लिखते हैं आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स भी लिखने पड़ेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो अभी इसको 20 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स, और सब जगह पे 20 हो जाएगा इसमें। ये 20 वाला ईयर हमारे लिए बहुत खराब है। ठीक है, अभी देखो 20H प्लस 20 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 16 है तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, P4 प्लस, देख लो वही आ रहा है सेम, 20 HNO3 gives 4 या फिर 20 NO2 4H3PO4, ऑर्डर वाइज लिखते हैं, 4H3PO4 प्लस 20 NO2 प्लस 4H2O। देख लो आपका रिएक्शन भी वही होगा। ये देख लो, हर एक चीज मैंने बैलेंस कर दी है, तो मैकेनिज्म के साथ आपको बता दिया है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, चलो फिर अगर हम लोग इस रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखें कार्बन की, कार्बन कौन सा वाला, ग्राफाइट, डायमंड में लेना गलती से भी, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड shows no reaction with conc HNO3। डाइल्यूट की तो बात ही छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ही रिएक्शन नहीं दिखा रहा है तो डाइल्यूट की क्या बात है बच्चों। तो कार्बन जो है व्हेन इट रिएक्ट्स विद इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, व्हेन इट रिएक्ट्स विद HNO3, तो खुद कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। H2CO3 नहीं बनेगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट एक बात याद रखना, H2CO3 क्या हो जाएगा, अनस्टेबल है, तो ब्रेक इनटू H2O एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर तो बनेगा। ठीक है, तो अभी इसको बैलेंस करना आपका अधिकार है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, इसको बैलेंस करिएगा, एन फैक्टर से भी करिए, ऐसे भी करिए, ये प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन, सल्फर इन ऑक्टाटॉमिक, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर लेते हैं। आप सल्फर S लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, मैं इसको थोड़ा टफ बनाना चाहता हूँ, इसके लिए S8 लिख रहा हूँ ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा H2SO4 में, और यहाँ पे बन जाएगा आपका NO2 प्लस H2O तो है ही। इन दोनों रिएक्शंस को आपको बैलेंस भी करना है, पहले इस मेथड से, एन मेथड से, और फिर इस तरह से मैकेनिज्म भी लिखना है। आप बोलोगे सर मैकेनिज्म क्यों लिखवा रहे हो, तो बच्चों जब तक आप मैकेनिज्म नहीं लिखोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैकेनिज्म भी आपको लिखना है। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हो गया बच्चों रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जनरली बच्चों हम लोग को नॉन मेटल्स में याद रखना, मैं वापस लिखवा रहा हूँ, चीजें लिख लिख के ही याद होती है। नॉन मेटल्स के केस में हमेशा याद रखना
रिएक्शन सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की ही कंसीडर की जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में। आयोडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा HiO3 में। फॉस्फोरस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में। ये शॉर्ट नोट्स है बच्चों, ये शॉर्ट नोट है, इस तरीके से लिखना है आपको, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो तो किसको करना है, डेफिनेटली बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को तो करना है। एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स में भी क्या होगा, आपको ऐसा रिएक्शन दे देंगे और इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑप्शंस में दे देंगे, पूछ लेंगे कि बताओ इसका, इसके ना आगे लिखेंगे A लिखेंगे और यहाँ पे B लिख देंगे। 48 आएगा आपको, इसमें 48 आता है, वो मैं अभी बोल रहा हूँ बट आप लोग सॉल्व करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये नंबर्स आपको ऑप्शंस में दिए होंगे, ठीक है। तो ये रेडॉक्स का भी क्वेश्चन हो जाता है और इसका भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं मूल कंसेप्ट की बात करूँ तो ऐसा आएगा, concentrated HNO3 when reacted with sulfur in octatomic form it gives a gas, ठीक है। identify the gas and if 100 grams of 100 grams of sulfur was taken calculate the amount of NO2 gas, या फिर if 100 grams of HNO3 was taken calculate the amount of NO2 gas formed। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी अमाउंट की जगह पे मोल्स पूछ सकते हैं, मास पूछ सकते हैं, वॉल्यूम पूछ सकते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपको रिएक्शंस पता है तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन क्या बनाएगा बच्चों, CO2 बनाएगा। और अगर सल्फर की बात करें तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली ये सब अपने एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पहले मैंने सिर्फ नॉन मेटल्स को कवर किया है, अभी हम लोग धीरे धीरे ये वाला पार्ट हम लोग यहीं पर रहने देंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स, बट मेटल्स में बहुत सारे केसेस हैं। अबाउट द ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेशल मेटल है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये दो मेटल्स है। तो वो एक साथ में हम लोग कवर करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो विद नॉन मेटल्स वाला पार्ट हमारा अच्छे से क्लियर हुआ। स्लोली जा रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट फिर भी हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से एक एक चीज़ को डाउनलोड करते हैं, अच्छे से दिमाग में जा रहा है, ठीक है। विद अभी हम लोग बात करेंगे विद मेटल्स, मेटल्स के साथ बात करेंगे। तो मेटल्स में भी बच्चों बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, ये सब केसेस मैंने बनाए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। केस 1, मेटल विच लिबरेट्स H2 गैस। जनरली आपने देखा होगा, स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा कि metal when reacts with acid it forms salt and H2 gas, and that H2 gas produces a popping sound when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube। बट नाइट्रिक एसिड क्या बच्चा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से बहुत बार वो जो H2 गैस बनता है उसको वो ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे दो मेटल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो ही मेटल ऐसे हैं जो H2 गैस को लिबरेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन HNO3 के साथ करवाया जाएगा तो ये एकदम सिंपल रिएक्शन जो आप स्कूल सेक्शन में पढ़ते हो, मैग्नीशियम विल फॉर्म इट्स नाइट्रेट along with the formation of H2 गैस। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, टिपिकल एकदम सिंपल रिएक्शन है। और अगर मैंगनीज की बात करो वो क्या बनाएगा, 2HNO3 से वो क्या बना देगा बच्चों, MnNO3 ट्वाइस और ये H2 गैस। तो यहाँ पे H2 गैस लिबरेट करने वाले सिर्फ दो ही है। और ये एक MCQ क्वेश्चन भी हो गया, which of the following metals liberates H2 gas when reaction with HNO3। तो स्टूडेंट्स ये सब टाइप के क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाने वाले हैं। फिर आपको बेटा ये सब क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ एग्जाम याद आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमको एग्जाम के टाइम कैसे याद आएगा, तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा बच्चों। हम तो क्या रेगुलर बेसिस पे सिखाते हैं, इसके लिए हमको याद हो जाता है, बट आपको रिवीजन करके ही चीजें याद होगी बच्चों। तो अगर आपको इसको याद रखना है तो आप आरपी ट्रिक बनाओगे। इसका आरपी ट्रिक क्या है, हम मांगे मैग्नीशियम, हम मांगे मैग्नीशियम। अभी हम मांगे मैग्नीशियम क्या है, हम का मतलब हाइड्रोजन, मांगे मतलब Mn और मैग्नीशियम का मतलब Mg। हम मांगे मैग्नीशियम मतलब मैंगनीज और मैग्नीशियम दोनों बच्चों क्या देगा आपको, हाइड्रोजन देगा ऑन रिएक्शन विद HNO3। ये हो गया बहुत ही इजी कैटेगरी का। बट हम लोग आगे बढ़े, मेटल विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सिखाया है मैंने, उसमें आता है ये वाला पार्ट। तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, तो उसमें हाइड्रोजन के जो ऊपर एलिमेंट्स हैं उनको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल विच आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो सीरीज आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बोलते उसको, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हो आप वहां पे। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें बच्चों दो कंपाउंड्स, दो केस में बताऊंगा, केस 2 में फर्दर 2 केसेस याद रखना, इंपॉर्टेंट है। Fe और Zn का ये स्पेशल केसेस है, याद रखना। Fe और Zn की रिएक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं सिखा रहा हूँ वही आपका एंट्रेंस में पूछा जाने वाला है, वो सब अच्छे से पढ़ना है। Fe जो है वो हमेशा अपने नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, FeNO3 ट्वाइस। Zn जो है वो भी हमेशा अपने नाइट्रेट में ही कन्वर्ट होगा, बराबर है। बट यहाँ पे डिपेंड करता है आपने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है कि डाइल्यूट लिया है। तो याद रखना, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है तो वहां पे आपका बनेगा NO2। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो वहां पे आपका बन जाएगा N2O। NO मत बनाना यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला केस। इसके लिए बोला ना कि डाइल्यूट केस डिपेंड अपॉन मेटल टू मेटल, तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही याद होगी। N2O बनेगा। और अगर वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट HNO3 है, तब तो डेफिनेटली आपको एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक्स अगर आपको याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। Fe तो हमेशा भले ये तीनों में से कुछ भी हो यही बनेगा, Zn का भी यही बनेगा, बट कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो NO2 बनेगा, डाइल्यूट लिया तो N2O बनेगा, और वेरी डाइल्यूट लिया तो NH4NO3 बनेगा। तो अभी मैं आपको 2-3 रिएक्शंस लिख के बताता हूँ, बट बाद में वैसे वो मैकेनिज्म वाला एक रिएक्शन बताता हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक का रिएक्शन कर लूं, किसका बच्चों, जिंक का HNO3 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, चलो। और वो भी कौन सा, डाइल्यूट नहीं लेते, चलो वेरी डाइल्यूट लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने में मजा आ जाएगा। वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन किया, सो ये खुद तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4NO3 में, और जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक के नाइट्रेट में। तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस NH4NO3 और साथ में डेफिनेटली वाटर बनना ही चाहिए, जो कि हम लोग लिख रहे हैं। बट मैं अभी इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जानबूझ के बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसका मैकेनिज्म सिखाने वाला हूँ। तो अगर मैं मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ तो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कैसे, ध्यान देना। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन है बच्चों, तो इसको पहले लिख देते हैं, 2HNO3 प्लस 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, गिव्स NH4NO3 प्लस 3H2O, करेक्ट है। ये तो हो गई मेरी फर्स्ट रिएक्शन, जो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस है। बट अगर मैं बात करूं Zn की, Zn गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस हो गया, बराबर है। अब ये NO3 कहां से आया, NO3 आया होगा HNO3 से आया होगा, तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ टेंशन मत लेना, HNO3 लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना, HNO3, वो भी कितने मोल्स, 2 मोल्स लिख देंगे अपन। सो 2 मोल्स ऑफ HNO3। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी यहाँ पे NO3 तो ट्वाइस हो गया, हाइड्रोजन कितने बचे, हाइड्रोजन बच गए बच्चों आपके कितने, 2 बच गए, तो एक क्या लिख देंगे अपन, H2O लिख देंगे। अगर मैं एक H2O लिख रहा हूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, ध्यान दो, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और एक 7 है, या फिर क्या हम लोग का ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बाद में बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीजन बैलेंस है क्या वो देखो, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी 6 है, हाइड्रोजन कितने है, यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2H+ लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अगर मैं 2H+ लिख रहा हूँ तो क्या रिएक्शन अभी पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, हाँ, थोड़ा जगह बनाते क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन भी लिखना है, देखना वापस से, Zn तो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, और जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 2H है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2H+ लिखेंगे, जैसे 2H+ लिखूंगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा मुझे। तो अभी आप बताओ हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, इसको हमको 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये 4Zn हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8HNO3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को अभी ऐड करूँ तो बताओ 8H+ कैंसिल, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 4Zn प्लस 8 + 2 10 HNO3, 10 क्या HNO3
गिव्स बच्चों बताओ 4Zn NO3 ट्वाइस प्लस 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्लस बोलो 3H2O बन गया बच्चों। तो ये देखो अब ये आपका पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4Zn HNO3 कितने आएंगे 10 आएंगे, तो 10 HNO3 Zn के आगे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, NH4NO3 के आगे कुछ नहीं लिखना है और ये हो जाएगा 3। तो अभी आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस चेक करते हैं चलो। 4Zn हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ पे कितने 7 हो गए, हाइड्रोजन 10 ही है ना, यस हाइड्रोजन 10 है, तो फिर हमारा बैलेंसिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 है, 4 + 6 10, मेरे ध्यान किधर है मेरा भी, ये 10 है ठीक है। यहाँ से बहुत इजीली दिखता होगा ना आप लोग, मैं क्या मस्ती बना इसके लिए थोड़ा सा डाउट रहेगा। 4 यहाँ पे और ये 6 तो 10 हो जाएंगे, नाइट्रोजन गिनो 10 नाइट्रोजन है तो ये कितना हो गया 2 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। ऑक्सीजन 30 है तो ये 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27 प्लस 3 30 हो गया। सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये रिएक्शन पूरा मैंने बैलेंस कर दिया। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये वाला जो रिएक्शन है इस तरीके से मैंने लिखा है वो आप लिख सकते हो, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब घर पे बैठे हो तब तो बच्चों प्लीज एक एक बार जरूर लिखिए, ठीक है ना। हाँ एग्जाम में तो नो डाउट अपन इसको एन फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगा कि घर पे आप एटलीस्ट ऐसे रिएक्शंस को प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूसरे रिएक्शन दूं ऐसे तरीके के, अगर Fe का रिएक्शन कर दूं, चलो Fe का रिएक्शन कर दूं। अब ये बैलेंसिंग और मैकेनिज्म आपको लिखना है, मैं नहीं लिखने वाला हूं। चलो एक काम करते हैं, डाइल्यूट ले लेते हैं। डाइल्यूट लूंगा तो बच्चों ये क्या बनने लग जाए FeNO3 ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा N2O में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो डाइल्यूट HNO3 तो N2O और साथ में वाटर तो फॉर्म हो गए, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग कैसे, सिर्फ ऐसे नहीं ऐसे भी करना है प्रैक्टिस करके। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो Zn का एक Fe का और ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। सो Fe प्लस HNO3, ठीक है ना, ये कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेटेड। तो अभी आपका लिस्ट धीरे धीरे तैयार हो रहा है, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है मेरे हिसाब से, तो आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझेगा, ठीक है। ये वाला भी बैलेंस करना है आपको। अभी यही तो आपको मोल कंसेप्ट में आता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 व्हेन रिएक्ट्स विद आयरन इट गिव्स अ ब्राउन गैस। अभी ब्राउन गैस कौन सा गैस क्या पता, इसके लिए वहां पे हमारा मन जो है उसके ऊपर खट्टा हो जाता है, फिर अपन सोचते हैं जाने दो नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। इस वजह से मोल कंसेप्ट बच्चों को कभी प्यारा नहीं लगता है। बट अगर आपका पी ब्लॉक अच्छा स्ट्रांग हो गया, डीएनए ब्लॉक स्ट्रांग हो गया, रेडॉक्स अच्छे से हो गया, तो डेफिनेटली आपको मोल कंसेप्ट बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक है। तो एक जिंक के साथ भी हम लोग रिएक्शन लेते हैं। Zn का रिएक्शन अगर मैं HNO3 के साथ लिख दूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो आपको देगा ये Zn NO3 ट्वाइस प्लस NO2 बनेगा प्लस H2O। तो ये जो तीन रिएक्शन मैंने दिए तीनों आपको बैलेंस भी करना है और इनको मैकेनिज्म वाइज भी सॉल्व करना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बच्चों, ठीक है ना। गलतियां करोगे ना, ऐसा नहीं है कि बच्चों ये सिखा दिया तो एकदम अच्छे से आ ही गया बस खत्म, धड़ाधड़ हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा गलती करोगे, गलती करने के चांसेस 10 to 20% है, 80% राइट ही होगा, क्योंकि ट्रिक्स बहुत अच्छे से बताया मैंने। ये ट्रिक्स अपने को याद है, यही तो लिखना है पहला, फिर इसको खाली बैलेंस ही करना है। तो 90% तो मेरे हिसाब से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 10% अगर आपको गड़बड़ हो रही है तो बेटा हम इंसान है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी, तो यहाँ पे खड़े होकर काउंट करने में भी गड़बड़ हो जाती है, तो हो जाती है बेटा, यू आर ह्यूमन बींग्स। बट एक है कि मेरे हिसाब से अभी 90% तो आपको अच्छे से बैलेंसिंग वाला पार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाला केस बता दिया Fe का और Zn का, जो कि इस तरीके से याद ही रखना है, एक एक चीज नोटबुक बना दो छोटा वाला। अभी हम लोग पढ़ेंगे Sn का केस, ठीक है। इसमें Sn का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बिलो द सीरीज वाले पढ़ेंगे, ये अबव द सीरीज वाला पढ़ा, फिर बिलो द सीरीज वाले पढ़ेंगे, जिसमें कॉपर लेड, ये लेड तो एक्चुअली ऊपर आता है, फिर भी उसके क्वांटिटी उसी कैटेगरी में आता है वो। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सेकेंड वन मेटल प्लेस अबव की बात हो रही है, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग ने Fe और Zn कवर कर लिया, अभी ये Sn है बच्चों। ये Sn को स्पेशल कैटेगरी में डालो,
इसका दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो NO2 तो HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। बट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा स्टैनिक एसिड में, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे मेटास्टैनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। और इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें, चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाला रिएक्शन पढ़ूं, दैट इज SN का रिएक्शन करूँ किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर SN का रिएक्शन करेंगे HNO3 के साथ, तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2SnO3 में प्लस इसमें NO2 में, ठीक है ना, और डेफिनेटली वाटर तो आएगा। चलो इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ये सेकेंड वाला आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। बैलेंसिंग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग वहां से कंप्लीट करेंगे ये वाला पार्ट। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में बच्चों क्या है ध्यान देना। मैकेनिज्म के केस में HNO3 प्लस H प्लस, इसको n फैक्टर से तो कर ही सकते हैं, वो तो है ही है बेटा, बट मैं आपको इस मेथड से भी बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है ना। और मैं आपको ये सॉल्व इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से सॉल्व करो आप लोग। अगर मैं बात करूँ SN की, SN तो SN किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2SnO3 मेटास्टैनिक एसिड। नाउ सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, सो विल राइट हियर 3H2O, करेक्ट। अगर मैं 3H2O लिखता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 6 है, यहाँ पे कितने हैं 2 ही है, तो कितने हाइड्रोजन बच गए 4 हाइड्रोजन बच गए, तो यहाँ पे 4H प्लस प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों आप बताओ अभी क्या हो जाएगा, 4H प्लस कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल, यहाँ पे 3H2 है तो 1 H2 बच जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 4HNO3 प्लस SN gives H2SNO3 प्लस 4NO2 प्लस H2O। जरा देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तीनों 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 12 है, तो 3 और ये 8 11 प्लस 1 ये 12 हो गया। SN कितना है, एक ही है, एक ही SN है, तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो आई एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स, चलो ये नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं था तो 1 मानेंगे, यहाँ पे 4NO2 आ जाएगा और ये हो जाएगा H2O। तो आपको जो मोल कंसेप्ट में बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसका रीजन ये है क्यों, क्योंकि अगर आपको बोलेंगे टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ SN to convert 1 mole of SN to H2SnO3 how many moles of नाइट्रिक एसिड्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कितना मोल्स रिक्वायर्ड है, 4 मोल्स रिक्वायर्ड। और ऐसे अगर पूछ देंगे तो अगर इसका समझो मोलर मास दे देंगे और बोल देंगे कि इसका एक फलाना ग्राम को अगर हम लोग इतने HNO3 के साथ रिएक्शन करें तो कितने मोल्स H2SnO3 बन सकता है, तो पहले आपको ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो इस टाइप के रिएक्शंस आपको मोल कंसेप्ट में बहुत बार पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस हो गया। अभी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि ये वाला रिएक्शन आपको बैलेंस करना है, तो अभी इसमें लिखना क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अगर केस में अगर आप लिखते हो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके केस में अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे बताओ, SN प्लस HNO3। अब ये कौन सा वाला HNO3, ये तो चलो कौन सा था, कॉन्सेंट्रेटेड था, ये कौन सा है, वेरी डाइल्यूट है। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा आपका डाइल्यूट है तो नाइट्रेट बनेगा, SnNO3 ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर, अगर आएगा तो लिख देना, नहीं तो बैलेंसिंग में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले बेटा SN के रिएक्शंस आपको याद ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करके, नोट्स देख के, बहुत सारे रेफरेंस बुक देख के, अच्छे और पेपर्स देख के फिर ये नोट्स बनाता हूँ, तो आपको हर एक चीज़ इसमें कवर हो रही है बच्चों। फिर बाद में एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर आपको जो PDF दे दिया जा रहा है उसको प्लीज सॉल्व करिए, लेक्चर वाइज जो PDF बनाया है मैंने वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों RP ट्रिक्स के बारे में। 3 मेटल्स याद रखिए, Fe, Zn
एंड Sn, ये तीन मेटल्स जो है याद रखना वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं और ये तीन मेटल्स आपको देंगे अमोनियम नाइट्रेट। क्या देंगे? अमोनियम नाइट्रेट। ये तीन मेटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक Fe, Zn एंड Sn वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ अमोनियम नाइट्रेट देते हैं, ये तीन मेटल्स ही जनरली रिएक्शन करेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले की, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड क्रोमियम, ये जो मेटल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मेटल जो है ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड में भी 80% है, 80% HNO3 वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। 80% HNO3, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकता हूँ, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। These on reaction with 80% HNO3 becomes passive, passive मतलब inactive। क्यों? because of formation of an oxide layer, और ये ऑक्साइड लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस, इनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर बनने की वजह से ये क्या करते हैं? पैसिव हो जाते हैं। सर तो आपने तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन हमको Fa के साथ सिखाया था, तो कुछ नहीं बोला है तो बच्चों हम लोग क्या मान के चलेंगे उसको 68%। अगर बहुत वाला बोला है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तब जाके ये बात होगी। और ये मेटल जो है वो बच्चों पैसिव हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी बताया था पैसिवेशन, याद है? यहाँ पे एक जगह पे एल्यूमिनियम के केस में बताया था पैसिवेशन क्या है, इट इज अ बोरॉन के फैमिली में बताया था कि एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन इसके साथ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है विच इज वेरी हार्ड एंड नॉन पोरस। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, एल्बर्ट, ठीक है। अभी जैसे आपको याद रहे वैसे रखिए, मेरा जो ट्रिक है मैं बता देता हूँ, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, एल्बर्ट बीन फेको, ठीक है, एल्बर्ट बीन फेको नहीं कोरोना, एल्बर्ट बीन फेको नहीं कोरोना, ये मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। तो आप भी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आपको अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, एल्बर्ट बीन फेको नहीं कोरोना, ठीक है ना। जो कोरोना काल चल रहा है उसके हिसाब से मुझे ट्रिक्स भी अभी वही बनाए जा रहे हैं मेरे से। तो स्टूडेंट्स ये हो गया केस नंबर 2। फर्स्ट वाला क्या था? मेटल्स व्हिच गिव्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद HNO3। दूसरा था अबव हाइड्रोजन, अभी हम लोग बात करेंगे बिलो हाइड्रोजन वाले एलिमेंट्स की, ठीक है, बिलो हाइड्रोजन। तो केस नंबर 3 विल बी बिलो हाइड्रोजन, उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको एक्वा रीजिया का कांसेप्ट बताता हूं और फिर फाइनली हम लोग यूजेस ऑफ HNO3 देख लेंगे। तो एक बार फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so case 3, metal which are placed below hydrogen in electrochemical series, ECS का मतलब electrochemical series है। तो ऐसे मेटल्स जनरली हम लोग पढ़ेंगे, एक तो Cu है, Ag है, मर्क्यूरी है, Pb एक्चुअली ऊपर आता है पर उसकी रिएक्शन जो है बेटा एक्सेप्शनल केस के तौर पे गिनो, उसका रिएक्शन भी इनके जैसे ही होता है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेता हूँ तो वो हमेशा मुझे क्या देगा? NO2 देगा। बट अगर मैं डाइल्यूट HNO3 लेता हूँ तो मैंने आपको बोला था इट डिपेंड्स फ्रॉम मेटल टू मेटल। पहले वाले केस में हमने N2O बनाया था, यहाँ पे बच्चों NO बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली बात आपको याद रखनी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में बहुत बार स्पेशली कॉपर का पूछा गया है, तो कॉपर का तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है। इनके केस में याद रखना कॉपर जो है वो अपना क्यूप्रिक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड नाइट्रेट। तो ये वाला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि लेड नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट में PbO बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है। तो ये कनेक्टेड क्वेश्चन हो गया। ऑर्गेनिक में आपने देखा होगा अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एस्टर ग्रुप रिएक्ट्स विद फलाना ढिमका टू गिव A, दिस ऑन फर्दर रिएक्शन गिव्स B। इस तरीके से इनऑर्गेनिक में भी बनाया जा सकता है। जैसे एक एलिमेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रेट बनेगा टू फॉर्म ब्राउन गैस, द कंपाउंड फॉर्म, एक सेकेंड,
द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग गिव्स NO2 गैस ऑल्सो। तो ये कंपाउंड क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आप लोग को ये अगर चीजें याद है तो आपको कंसेप्ट बहुत ही इजी लगेगा। तो अभी अगर हम लोग कॉपर के रिएक्शन की बात करें बच्चों, सबसे पहले कॉपर विथ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ इट विल गिव यू CuNO3 ट्वाइस, और खुद कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 प्लस क्या आ जाएगा, H2O। अगर मैं बात करूं कॉपर की ही रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में ये क्या बना देगा आपको, Cu, वो तो कंफर्म है CuNO3 ट्वाइस ही बनेगा, बट यहाँ पे साइड में जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, NO प्लस क्या आएगा, H2O। ठीक है ना? तो अभी इन दोनों का मैकेनिज्म लिख सकते हैं हम लोग, बराबर है। आप इसको एन फैक्टर से तो बैलेंस कर ही सकते हैं, बट मैं प्रमोट कर रहा हूँ किसको बच्चों, जैसे सब लोग प्रमोट करते हैं वैसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ मैकेनिज्म को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर आप मैकेनिज्म से लिखना चाहो, ठीक है, आपको एक होमवर्क है, सो क्या होमवर्क है, इन सब का रिएक्शन इन सब के साथ करना है, इन दोनों के साथ रिएक्शन करना है। तो हर एक के दो दो रिएक्शन है, तो टोटल 8 रिएक्शन है, उसमें से मैं सिर्फ 2 ही बता रहा हूँ। 8 के 8 रिएक्शंस आपको सॉल्व भी करना है अच्छे से। देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा, बेस क्लियर होते जाएगा, बड़ा बेस बनेगा इसमें कंसेप्ट वाइज। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो ये तो कंफर्म है कि HNO3 विल गिव यू व्हाट, प्लस व्हाट, H प्लस, थोड़ा जगह रखते हैं क्योंकि बीच में नंबर्स को बैलेंस करना है हमको, गिव्स NO2 प्लस H2O। जब मैं कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, इसके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी नाइट्रेट आया कहाँ से, डेफिनेटली HNO3 से ही आया होगा, तो यहाँ पे HNO3 आएगा, तो HNO3 यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो 2H प्लस लिखेंगे, और जैसे 2H प्लस लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस ऊपर वाले रिएक्शन को कितने से, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, Cu प्लस 3HNO3, क्यों, 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से और 2 ऊपर से, सॉरी, 4HNO3 गिव्स, ठीक है, CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, करेक्ट। तो ये हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन। इस तरीके से बच्चों आपको इसको भी बैलेंस करना है, इसका मैकेनिज्म भी लिखना है, ठीक है, और आपको टोटल और रिएक्शंस लिखने हैं बच्चों, कौन कौन से मैं आपको लिख के देता हूँ, आप उनको प्लीज बैलेंस करना स्टूडेंट्स। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। घर पे बैठे मुझे पता है, पर फिर भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AgNO3 में। अभी मैंने यहाँ पे अगर समझो कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो NO2, जितनी बार लिखोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई रिपीट, जितनी बार लिखोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो सिल्वर का रिएक्शन अगर हम लोग HNO3 के साथ करें डाइल्यूट के साथ, सर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, लिख लेंगे, मुझे पता है, पर फिर भी मैं लिखूंगा, मेरा भी प्रैक्टिस होगा, आपको भी पता चलेगा कि ये सब लिखने हैं बच्चों हमको, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, हाँ लिख लेंगे करके हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मर्क्यूरी के केस में, मर्क्यूरी के केस में अगर मैं HNO3 लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे बनेगा Hg2NO3 ट्वाइस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा। ये देखो बार बार लिख के ही चीज़ें याद होगी। अगर आप एक ही बार पढ़ के अगर मार्क्स अच्छे लाते, अगर एक ही बार पढ़ के अगर चीज़ें हमको याद हो जाती तो हम लोग का तो बेटा हर एक स्टूडेंट का आउट ऑफ मार्क्स आना चाहिए था, पर आता नहीं है, बराबर। तो इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, वेरी गुड, क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। तो अगर मैं लेट की भी बात करूँ, ये सबको लिखना नहीं है, खाली ऐसे ही बैलेंस भी करना है और ऐसे भी करना है, जब भी टाइम मिले करिए, या फिर एक साथ में नहीं करना है तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इनको बैलेंस करिए, और बैलेंस करने के बाद मैकेनिज्म लिखिए। ये मैकेनिज्म लिखोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। HNO3 concentrated gives PbNO3 ट्वाइस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 प्लस H2O आएगा, ठीक है ना। देखो अभी इतनी बार सुन के हमको याद हो गया कि कॉन्सेंट्रेटेड है तो HNO3 से NO2 बनेगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे मैंने भले आपको परेशान कर करके लिख तो लिया, लेकिन मैंने एक एक रिएक्शन यहाँ पे कवर कर लिया।
आठों के आठों रिएक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों रिएक्शंस कंप्लीट कर दिए। तो ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया आपका केस 3। केस 3 में हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया कौन से, जो मेटल्स हाइड्रोजन के क्या है, बिलो है कि अवर, अबव है, बिलो। अभी हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे, उसमें सिर्फ दो ही है, एंटीमनी और आर्सेनिक है। फिर मैं आपको गोल्ड एंड प्लैटिनम का डिसोल्यूशन बताऊंगा एक्वा रीजिया के अंदर। तो अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट आयन का टेस्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया था। तो फिर लास्ट में सिर्फ यूजेस बचेंगे, तो इसका फोटो लो, फिर हम लोग मेटलॉइड्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द लास्ट केस दैट इज केस नंबर 4, मेटलॉइड्स। इसमें हम लोग को सिर्फ दो ही कंसीडर करने हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, दैट इज एंटीमनी एंड आर्सेनिक। ये कन्वर्ट हो जाएगा H3SbO4 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3AsO4 में, ठीक है ना। जो आपका HNO3 है, भले वो कोई भी हो, जनरली वो कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा, तो वो हमेशा NO2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, NO2 में। अगर मैं इसका एक रिएक्शन लिखना चाहूँ तो Sb on reaction with HNO3 it gives H3SbO4 plus NO2 plus H2O। तो इसका मैकेनिज्म के साथ बैलेंसिंग वाला पार्ट आपको ही करना है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आर्सेनिक प्लस HNO3 gives स्टूडेंट्स H3AsO4 plus NO2 प्लस H2O। इसका भी मैकेनिज्म आपको ही लिखना है। अभी मैंने मैकेनिज्म बहुत डिटेल में सिखा दिया है, तो आई होप आप लोगों को आता होगा भी, एंड डेफिनेटली आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, ठीक है। गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा नोबल एलिमेंट्स है। गोल्ड एंड प्लैटिनम विल नॉट रिएक्ट विथ इवन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, करेक्ट। बट दे डिसॉल्व, गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो डिसॉल्व होते हैं इन एक्वा रीजिया। ये स्कूल सेक्शन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, एक्वा रीजिया। एक्वा मतलब वाटर, एक्वा मतलब वाटर, रीजिया मतलब प्योर और डिवाइन। सो इसको डिवाइन वाटर भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर, बेसिकली मिक्सचर ऑफ 1 part of HNO3 and 3 parts of HCl. So it is a freshly prepared mixture of 1 part of HNO3 and 3 parts of HCl. इसी को हम लोग एक्वा रीजिया बोलते हैं, इसको डिवाइन वाटर भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर गोल्ड एंड प्लैटिनम तक डिसॉल्व हो सकता है। क्यों होता है उसका रीजन देखते हैं। तो सुनो, अगर मैं HNO3 का रिएक्शन 3 moles of HCl के साथ करवाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे मिलेगा NOCl, क्या मिलेगा, NOCl plus 2H2O plus 2 nascent chlorine। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 nascent chlorine। देख लो रिएक्शन बैलेंस है, एक ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, उसके बाद में हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4, एंड क्लोरीन बच्चों कितने थे, 3 थे, 1 यहाँ पे और 2 क्लोरीन यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन, व्हिच इज वेरी वेरी रिएक्टिव। अभी स्टेप नंबर 1 ये था। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, गोल्ड जो है वो 3 नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना देता है AuCl3। क्या बना देता है, AuCl3, जिसमें गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। अगर मैं बात करूँ प्लैटिनम की, तो इट कंबाइंस विद 4 नेसेंट क्लोरीन। अभी आप लोगों के यहाँ पे तो 2 ही बन रहे थे, तो स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट विल फॉर्म PtCl4, जिसमें प्लैटिनम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लैटिनम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एक बात याद रहे, जो गोल्ड है वो फर्दर HCl के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि HCl तो बहुत सारा है। HCl के अंदर फर्दर डिसॉल्व होकर बना देता है HAuCl4, जो कि इस तरीके से एक्चुअल में नहीं लिखना चाहिए हम लोगों ने। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तौर पे लिखेंगे AuCl4। तो ये वाला जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। तो इस वजह से देखो इसमें गोल्ड हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। तो ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि गोल्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वा रीजिया फॉर्म्स, ये इसका आंसर है, जिसमें गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर जो है अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो +3 है।
अगर मैं इसके अंदर प्लैटिनम के अंदर 2 HCl, प्लैटिनम के टेट्राक्लोराइड के अंदर 2 HCl और ऐड करूं तो ये भी क्लोरोप्लैटिनिक एसिड बना देगा। ये ऑरोक्लोरिक एसिड है, इसका नाम क्या है, ऑरोक्लोरिक एसिड। तो गोल्ड डिसॉल्व हो गया और ये है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, ठीक है, जो भी क्या है सॉल्युबल ही है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे, यहाँ पे H2 हो जाएगा, ये P2Cl6 PtCl6। तो यहाँ पे इनका आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है जो कि इजी है, ठीक है, मैंने आपको डीएनए ब्लॉक बताया, उसमें पूरा एक एक चीज कवर कराया। तो ये है आपका क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। तो अगर कभी गलती से समझो कोई चेन है, आपका गोल्ड चेन है या फिर गोल्ड रिंग है, गलती से किसके अंदर गिर जाए बेटा, एक्वा रीजिया के अंदर गिर जाएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसको सेपरेट कर सकते हैं बट उसके लिए भी केमिकल प्रोसेसेस है। सो दिस इज केस नंबर 4 मेटालॉइड्स। आपने देखा होगा मैंने HNO3 का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, एक एक चीज कवर कराई है। पहले हम लोग ने विद नॉन मेटल्स पढ़ा जिसमें हमेशा NO2 बनता है। दूसरा हम लोग ने मेटल्स के केस में फर्स्ट जो पढ़ा मैंगनीज और आपका मैग्नीज और मैग्नीशियम पढ़ा है और मैंने उसको याद रखने के लिए बताया भी था, हम मांगे मैग्नीशियम। फिर उसके बाद हम लोग ने Fe और Zn का पढ़ा था, उसके केसेस पूरे अच्छे से बताए थे। फिर टिन के केसेस मैंने बताया थे इसके जस्ट प्रीवियसली, और लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था मेटलॉइड्स का केसेस। एक एक चीज अच्छे से कवर किए, नोटबुक में अच्छे से आप ट्रिक्स लिख लेना तो आपको इजी लगेगा। और ये ट्रिक्स आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि जब आप इसको मैकेनिज्म वाइज लिखोगे तो आपको ये इजी लगेगा। मैंने देखा HNO3 का जो केसेस है वो बहुत जल्दी उड़ा दिया जाता है क्लास में, बट हम लोग ने एक एक चीज को डिटेल में कवर किया है, इवन गोल्ड का एक्वा रीजिया वाला पार्ट भी कंप्लीट किया है। तो ये वाला पार्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। अभी सिर्फ हमारे HNO3 के यूजेस बाकी हैं, क्योंकि नाइट्रेट आयन टेस्ट जो है ऑलरेडी मैंने NO में वहां पे करवा दिया था, राइट। नाइट्रेट आयन का टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट वाला जो हमने पढ़ा था वो हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जनरली टीचर सिखाते हैं, बट मैंने वहां पे NO में कवर कर दिया, तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। So let us move to the last part, that is uses of HNO3. So that will be the end of this lecture. फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us see the uses part of HNO3. Now इसमें अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर भी बहुत बार ये यूज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम आता है, बट सिंस हम लोग ऑर्गेनिक में ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। जैसे केन शुगर पता होगा, C12H22O11, केन शुगर पता है ना, शुगर बोलते हैं C12H22O11, ठीक है। तो केन शुगर जो है इसके ऊपर अगर हम लोग HNO3 का ट्रीटमेंट करवाए तो ये आपको ऑक्सैलिक एसिड देगा जो टोमेटो में होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद। उसके बाद में अगर हमारे पास बेंजीन है, C6H6 है, बेंजीन है, ठीक है, तो HNO3 का ट्रीटमेंट करने के बाद वो नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब हम लोग ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास टोल्विन है, व्हाट इज टोल्विन, बेंजीन के ऊपर CH3, तो टोल्विन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, TNT में। TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टोल्विन। ये एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। तो ये तो टोल्विन है, ये यहाँ पे 2 पे, फिर 4 पे नाइट्रो ग्रुप और 6 पे भी नाइट्रो ग्रुप, इसको हम लोग TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो टोल्विन। अगर हम लोग फिनॉल की बात करें, फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कराया जाए तो वो आपको देगा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो वो आपको देगा ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। इसका दूसरा नाम जो है वो है बच्चों पिक्रिक एसिड। विच एसिड, पिक्रिक एसिड। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि इसमें वर्ड एसिड तो यूज हुआ है, बट क्या इसके अंदर COOH ग्रुप है, नहीं, नहीं है। देख लो, क्या इसमें COOH ग्रुप है, नहीं है। इसमें कौन सा ग्रुप है, OH है। तो 3 नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए इसके नाम में क्या आया, एसिड आया, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपैरेटिवली टू फिनॉल, ठीक है। तो इसका नाम पिक्रिक एसिड। तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप। तो जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो वो लोग डेफिनेटली बच्चों पिक्रिक एसिड को टिक नहीं करेंगे, बिकॉज पिक्रिक एसिड में नाम में एसिड है बट इसके अंदर COOH ग्रुप नहीं है। तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला है। तो ये वाला पार्ट आई होप हम लोग ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बता रहा था, बट अभी हमने वो भी कवर कर लिया। जैसे केन शुगर ऑन रिएक्शन विद HNO3 इट गिव्स ऑक्सैलिक एसिड,
डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा हम लोग ने बेंजीन का पढ़ा, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ जाएगा जिसमें H2SO4 इज अ कैटलिस्ट ना। अगर हम लोग बात करें टोल्यूइन की तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये क्या है, एक्सप्लोजिव भी है। उसके बाद में फिनॉल के साथ में गैस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल व्हिच इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड जिसमें COH ग्रुप नहीं है। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ HNO3? लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट। इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया था, अमोनियम फॉस्फेट था, उन सबको बनाने में यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्यूलोज एंड वार्निशेस। वार्निशेस मतलब पेंट्स टाइप होते हैं वो भी। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय लेड चैम्बर प्रोसेस, H2SO4 को बनाने में भी यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एंड सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट। ये क्या है, एक्सप्लोसिव है। And since it is an oxidizing agent, it is also used as an oxidizer in rocket fuels. So this is the completion of your HNO3. मैंने जो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी था वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। जनरली लगभग हमारा 1.5 घंटा होने आया है, बट हमने एक एक चीज़ कवर कर ली। HNO3 को हाफ एन आवर के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है, मैंने देखा है, बट हम लोगों ने एक एक चीज़ को डिटेल में कंप्लीट किया है। एक एक चीज़ को हम लोग ने कंसेप्ट वाइज भी पढ़ा, मैकेनिज्म भी कंसेप्ट वाइज पढ़े हैं, तो हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हो गया। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन हमारा खत्म हो गया। सो लेक्चर नंबर 6 में वी विल स्टार्ट विद फॉस्फोरस एंड उसके कंपाउंड, बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विद एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। सो हार्डली 5 मिनट का टॉपिक होगा क्योंकि हमारे सब प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन के हमको पता है। सो एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में वी आर गोइंग टू स्टडी द अलॉट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट्स हलाइड्स। फॉस्फीन क्या होता है, PH3, PCl5 पढ़ेंगे, हलाइड्स PCl3 पढ़ेंगे, उनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। उसके बाद में ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस में P4O10 है, P4O6 है, वो भी पढ़ेंगे। एंड लास्ट में ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस खत्म करके ये आपका ग्रुप नंबर 15 खत्म हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से अभी भी 3 से 4 लेक्चर्स और लगेंगे। सो मैंने आपको पहले बोला था ग्रुप नंबर 15 थोड़ा बड़ा है, बट एक एक चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको नोट्स में अच्छे से मेंटेन करना है। HNA3 को मेरा रेटिंग जो है वो हाई रहेगा बिकॉज ऑर्गेनिक में भी हम लोग इसको बहुत बार यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी विल एंड द लेक्चर ओवर हियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कांसेप्ट ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एंड allotropes of phosphorus. Thank you.